हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आ गई हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पीछे गुप्तोत्तर काल पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग गुप्तोत्तर काल पार्ट सेकेंड के बारे में देखेंगे, जिसे हर्षवर्धन काल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि आज जो हम लोगों को वंश पढ़ना है वो पढ़ना है वर्धन वंश के बारे में, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। और इस वर्धन वंश का या फिर इस पुष्यभूति वंश का जो सबसे महान शासक जो हुआ था वो हुए थे हर्षवर्धन, ठीक है। तो मेनली इस वर्धन वंश को हर्षवर्धन के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या देखना है हमें। देखिए, गुप्तोत्तर काल मैंने बताया था कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विभिन्न राजवंश जो थे, जैसे कि मौखरी राजवंश थे। फिर इधर कौन से राजवंश थे याद करो आप। बंगाल की बात करें तो फिर बंगाल में गौड़ वंश का शासन चल रहा था, जिसके शासक कौन थे, शशांक थे। मालवा में देवगुप्त थे शासक। फिर ऐसे हम लोग साउथ इंडिया की तरफ आते हैं तो साउथ इंडिया में कौन सा वंश था, पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश चल रहा था। और फिर अगर हम लोग थानेश्वर यानी कि पंजाब की साइड की बात करें, हरियाणा के थानेश्वर में जो ये वर्धन वंश की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, इसके ही शासक थे वर्धन वंश के शासक, जो जिसके कौन से महान शासक थे, हर्षवर्धन, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो छोटे छोटे राजवंश थे, जैसे कि कामरूप, मौखरी, गौड़ वंश, इधर चालुक्य, थोड़ा मैंने आपको बताया था। आज जो मेनली हमें देखना है वो है वर्धन वंश, हर्षवर्धन के बारे में हम लोग इसमें पूरे डिटेल के साथ जानेंगे, ठीक है। चलिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 6ठी शताब्दी में ऐसा कोई सुयोग्य शासक नहीं हुआ जो देश की विकेंद्रित शक्तियों को एक सूत्र में बांध सके। यहाँ पे विकेंद्रित का मतलब कुछ और नहीं है फ्रेंड्स। विकेंद्रित का मतलब है जैसे कि जो शक्तियाँ जो टुकड़े टुकड़े में जो बटी हुई थी, उनको एक सूत्र में बांधने वाला कोई भी ऐसा वंश या कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ था, ठीक है। इस काल में मगध की प्रभुता कम हो गई तथा देश में सामंतों का महत्व यहाँ पे बढ़ गया था। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, जो गुप्त काल जो पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने देखा था, उसमें ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक सीक्वेंस में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसी दशा में हरियाणा के थानेश्वर या फिर थानेश्वर में वर्धन वंश की नींव पड़ती है, जिसमें 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं, ठीक है, जिन्होंने लगभग समस्त उत्तरी भारत को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और लगभग आधी शताब्दी तक शांति और सुव्यवस्था कायम रखी। अब मुझे लगता है कि अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों कि मैंने वर्धन वंश को क्यों पार्ट 2 में रखा है, क्यों अलग से पढ़ाया है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो, छोटे छोटे राजवंश थे लेकिन वो लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें वर्धन वंश की, ठीक है, जिसके शासक हर्षवर्धन थे, उन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन जो ने किया था कि उत्तर भारत को लगभग उन्होंने पूरे एक साम्राज्य के अंदर, एक शासन के अंदर उन्होंने ला दिया था। इसलिए मैंने इसको अलग रखा है कि इसको अच्छे से समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। चलिए, वर्धन वंश के इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत बाण भट्ट की हर्षचरित कादम्बरी, कल्हन की राजतरंगिणी, यानी कि बाण भट्ट जो थे उनकी हर्षचरित और फिर कादम्बरी, ठीक है, ये बुक के नाम है जो बाण भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा कल्हन की राजतरंगिणी और हेन सांग की सी यू की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है फ्रेंड, ठीक है। ये जो चीनी यात्री फाहियान हुए या फिर हेन सांग हुए, इनके बुक का नाम आपको हर जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि हेन सांग जो फाहियान की थी फायू की और हेन सांग की सीयू की, ठीक है, तो इन बुक का नाम आपको बस याद रखना है। हेन सांग की, सीयू की, ठीक है, रत्नावली नागानंद तथा प्रियदर्शिका नाटक की पुस्तकें। ये जो रत्नावली नागानंद तथा प्रियदर्शिका नाटक की पुस्तकें हैं, ये ऐसा बोला जाता है कि इनकी रचना हर्षवर्धन ने खुद की थी, वो हमें आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं पुरातत्व सामग्री। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख, मधुवन अभिलेख, सोनीपत अभिलेख, वासखेरा अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के इत्यादि जो हैं वो पुरातत्व सामग्री के अंतर्गत आते हैं, जहां से क्या मिलता है हमें, जहां से वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख जो है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि जब आप चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है।
ठीक है, तो वो है ऐहोल अभिलेख। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐहोल अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ये VVI पॉइंट में आप रखेंगे। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ऐसा करके घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्धन वंश के विभिन्न शासकों के बारे में। सबसे पहले पुष्यभूति या पुष्यभूति, ठीक है, या फिर वर्धन वंश का संस्थापक था, यानी कि वर्धन वंश भी बोलते थे इस वंश को और पुष्यभूति वंश भी बोलते थे। पुष्यभूति वंश शायद इसलिए क्योंकि इसकी स्थापना जो थी वो पुष्यभूति ने की थी। इसने थानेश्वर हरियाणा के अंबाला जिला में इस वंश की स्थापना की। ठीक है, किसने? पुष्यभूति ने सबसे पहले तो वर्धन वंश का संस्थापक था ये, और इसने थानेश्वर हरियाणा के अंबाला जिला में इस वंश की स्थापना की। और कहाँ? थानेश्वर नाम की जगह पे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा फ्रेंड्स कि जैसे कि आपको दे दिया जाएगा, इधर दे दिया जाएगा कि वर्धन वंश, मौखरी वंश, इधर गौड़ वंश, ठीक है, चालुक्य वंश, और आपसे क्वेश्चन इधर क्या लिख दिया जाएगा, जो दूसरे साइड में मिलान करने वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वहां पे आपको दे दिया जाएगा कि ये किस वंश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ के शासक कौन है या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। मौखरी वंश कन्नौज से, गौड़ वंश बंगाल से, ये जो है वर्धन वंश ये हरियाणा के थानेश्वर से। और अगर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा जाता है तो वो कहाँ से थे फ्रेंड्स? वो कहाँ से थे? याद कीजिए, वो कहाँ से थे? पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत से। ठीक है, असम में जाए तो वहां पे कामरूप वंश चल रहा था। तो फिर ऐसे करके आपको ध्यान में थोड़ा रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में। ठीक है, यह इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो नाम पुष्यभूति, ये पुष्यभूति वंश की इन्होंने स्थापना जरूर की थी, लेकिन ये स्वतंत्र शासक के रूप में ये कार्य यहाँ पे नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग प्रभाकर वर्धन की बात करें जो पुष्यभूति के बाद शासक बने थे, तो यह इस वंश की यानी कि प्रभाकर वर्धन जो थे वो वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। यानी कि प्रभाकर वर्धन ने बिल्कुल स्वतंत्र होकर यहाँ पे शासन किया तथा वर्धन वंश की प्रतिष्ठा एवं शक्ति का भी संस्थापक था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि प्रभाकर वर्धन के समय में वर्धन वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी और शक्ति का भी यहाँ पे विकास होता है। प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती के साथ हुआ था तथा इन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री भी थी, जो इस प्रकार है। कौन कौन से 2 पुत्र और कौन सी पुत्री है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरा राजश्री। यहाँ पे हम लोगों ने राजश्री के बारे में ही देखा था फ्रेंड्स, जब हम लोग मौखरी के बारे में पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था कि राजश्री का विवाह जो हुआ था मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। और लास्ट में जाके क्या होता है, ये जो देवगुप्त जो है और बंगाल के गौड़ शासक शशांक, उन दोनों ने मिलकर क्या किया था कि ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। और उसके आगे की जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां भी यहाँ पे धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये पॉइंट अगर आपके लिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसे अभी के अभी दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट आपके लिए बार बार रिपीट हो रहा है समझ लीजिए कि आपको याद करने की यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। राजवर्धन जब हूनों से युद्ध कर रहे थे तभी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हुआ क्या था कि प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को हूनों से युद्ध करने के लिए भेजा था। मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश के टाइम पे कौन कौन से शासक थे, जैसे कि मिहिर कुल थे, ठीक है, तोड़मन थे। पहले तोड़मन का आक्रमण होता है, फिर मिहिर कुल का आक्रमण होता है। 2 प्रसिद्ध यहाँ पे शासक रहे हैं हून शासक। लेकिन हून जो थे वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बसे हुए थे। और आप देखोगे जब मैप पे, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हरियाणा आ जाता है, सॉरी पंजाब आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा है। तो यहाँ पे जब इस क्षेत्र में जब हून बसे हुए थे तो उनकी जो जनजाति थी हूनों की, वो बार बार भारत पे आक्रमण करती रहती थी। तो ऐसा हुआ कि प्रभाकर वर्धन के टाइम पे भी यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे मान लो कि आप यहाँ पे जैसे कि आप भारत का अगर ऐसे मैप देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हरियाणा है। और प्रभाकर वर्धन के टाइम पे भी इस क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पे जो आपका पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां से फिर से हूनों की यहाँ पे आक्रमण होनी शुरू होती है। लेकिन
प्रभाकर वर्धन क्या करते हैं कि राज्यवर्धन जो उनके बड़े पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के, उन्हें क्या करते हैं कि हुनों के प्रति युद्ध करने के लिए हुनों के विरुद्ध यहाँ पे राज्यवर्धन को भेज देते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि राज्यवर्धन जब हुनों से युद्ध कर ही रहे थे तभी यहाँ पे प्रभाकर वर्धन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। यहाँ पे तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब क्या होता है, राज्यवर्धन गद्दी पे बैठते हैं। अब हम लोग प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन के बारे में पढ़ेंगे जो प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ था, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन यहाँ पे गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, इस समय मालवा नरेश देवगुप्त तथा बंगाल के गौर वंशीय शासक शशांक ने कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा पर आक्रमण कर दिया तथा मालवा शासक देवगुप्त ने क्या किया कि मौखरी शासक ग्रहवर्मा की यहाँ पे हत्या कर दी एवं राजश्री को कैद कर लिया। ठीक है, राजवर्धन ने मौखरी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए मालवा के शासक देवगुप्त पर आक्रमण किया और यहाँ पे क्या करते हैं, देवगुप्त की हत्या इन्होंने कर दी। देखिए, सबसे पहले देवगुप्त और शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जो राजश्री के पति थे, यानी कि हर्षवर्धन के ये बहनोई लगते थे। ठीक है, लेकिन आगे जाके राजवर्धन ने क्या किया कि राजवर्धन ने अपने बहन की पति की मौत का बदला लेने के लिए इसने मालवा नरेश जो देवगुप्त थे उनकी हत्या कर दी। जैसे ही ये गद्दी पे बैठते हैं वैसे ही। लेकिन देवगुप्त के मित्र जो थे गौड़ वंशीय शासक शशांक ने क्या किया कि धोखे से राजवर्धन की भी हत्या यहाँ पे कर दी थी। अब शशांक जो था फ्रेंड्स वो शैव धर्म का अनुयायी था और तथा इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखेंगे। अब हमें क्या देखना है, हर्षवर्धन का काल। ठीक है, जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर का। चलिए, हर्षवर्धन का काल जो था फ्रेंड्स वो 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक का था। अब हमें देखना है कि हर्षवर्धन के काल में क्या क्या हुआ था। देखिए, राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर में गद्दी पर बैठे। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे इनकी अवस्था यानी कि इनकी आयु भी पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मात्र 16 वर्ष की आयु में ये गद्दी पे बैठे थे। वह बहुत ही विकट परिस्थितियों में गद्दी पे बैठा था क्योंकि गद्दी पर बैठते ही हर्षवर्धन के सामने थानेश्वर तथा कन्नौज की शशांक से सुरक्षा की जिम्मेदारी तथा उसकी बहन राजश्री जो राजवर्धन की मृत्यु के बाद मालवा की कैद से निकलकर भाग गई थी उसे ढूंढने की भी जिम्मेदारी थी। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप स्थिति को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था, अगर जैसे कि वहाँ पे तो कन्नौज में तो कोई शासक था नहीं। ठीक है, तो हर्षवर्धन को तो एक साइड ये भी चिंता था कि कहीं कन्नौज पे जो शशांक है वो चढ़ाई ना कर दे, आक्रमण करके उस पर अधिकार ना कर ले। दूसरी कि चूंकि ये बहुत ही कम आयु के थे, ये हर्षवर्धन जो थे ये बहुत ही कम आयु के थे, मात्र 16 वर्ष की आयु में इतनी बड़ी जिम्मेवारी इनके सर पे आई थी। और क्या हुआ, जैसे कि अगर थानेश्वर की गद्दी पे कोई नहीं बैठता है, उसका संचालन अच्छे से नहीं किया जाता है, तो फिर क्या होता थानेश्वर पे भी हो सकता था कि ये जो शशांक था या फिर किसी अन्य क्षेत्र का आक्रमण होता और उस पर अधिकार कर लिया जाता। तीसरी, उसकी बहन जो मालवा की कैद से भाग निकली थी उसे भी ढूंढना था। ठीक है, हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को खोज निकाला तथा राजश्री से कन्नौज का राज्यभार संभालने का आग्रह किया, लेकिन राजश्री जो थी वो तैयार नहीं हुई। सबसे पहले गद्दी पे बैठते ही यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उसने कौन सा काम किया था, तो उसने सबसे पहले राजश्री को ढूंढा था। ठीक है, और किसकी सहायता से, तो अपने आचार्य यहाँ पे दिवाकर मित्र हैं उनकी सहायता से। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने अधिकार में लिया तथा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। देखिए, यहाँ पे एक बात और सामने आती है कि कन्नौज के जो मंत्रीगण थे वो चाहते थे कि हर्षवर्धन जो हैं वो कन्नौज को भी अपने संरक्षण में ले ले ताकि दूसरे जो राजा है, दूसरे वंश के शासक उन पे आक्रमण ना कर पाए। और हर्षवर्धन ने सबकी सहमति से, सबकी राय से ऐसा किया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अधिकार सीधे कर लिया था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी ताकि वो अपने काम काज जो है वो अच्छी ढंग से देख सके। दोनों राज्यों के सम्मिलित हो जाने से हर्ष की शक्ति का विस्तार हो गया, यानी कि हर्षवर्धन के पास जो शक्ति थी वो भी, और कन्नौज के बाद पास जो शक्ति थी वो भी हर्षवर्धन के पास यहाँ पे आ जाती है।
अब हमें देखना है हर्ष के विजय अभियान या फिर सैनिक अभियान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आसाम या फिर असम के शासक से संधि। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम हर्ष अपने दुश्मन बंगाल के गौर शासक शशांक पर आक्रमण के लिए निकला। रास्ते में उसे असम के राजा भास्कर वर्मन का एक राजदूत मिला, ठीक है, जिसने अपने शासक भास्कर वर्मन की तरफ से हर्ष के सामने संधि का प्रस्ताव रखा, क्योंकि भास्कर वर्मन की भी शशांक के साथ शत्रुता थी। अगर किसी के खिलाफ आप युद्ध लड़ने जाते हो, अगर कोई दूसरा देश या फिर कोई दूसरा स्टेट अगर आपके आगे आके आपकी मदद करता है, संधि करना चाहता है कि हम लोग मिलकर लड़ते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण यही होता है फ्रेंड्स कि उन दोनों की भी शत्रुता वहां पे रहती है। ठीक है, तो हर्ष ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा असम के कामरूप वंश के शासक भास्कर वर्मन के साथ उन्होंने यहाँ पे क्या कर ली, मित्रता कर ली थी। अब मित्रता करने के बाद क्या हुआ, जब दो स्टेट मिल गए यहाँ पे शक्ति और भी दुगुनी हो गई, यानी कि हर्षवर्धन के पास अब 3-3 राज्यों की शक्ति थी, 3-3 राज्यों की सेना की शक्ति थी। एक थानेश्वर की, दूसरी कन्नौज की और तीसरी कहाँ की हो गई, असम की। अब हमें देखना है शशांक पे आक्रमण। ठीक है, यहाँ पे देखिए बंगाल का गौर शासक शशांक हर्ष का समकालीन था। हर्ष की दिग्विजय गौर के शासक के विरुद्ध सैनिक अभियान से यहाँ पे प्रारंभ होती है। हर्ष ने भास्कर वर्मन के साथ मिलकर शशांक पर आक्रमण किया तथा शशांक पर उसने विजय प्राप्त की। हालांकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि शशांक जो था वो विजय तो इसने प्राप्त की थी हर्षवर्धन, लेकिन वो मारा नहीं गया था और बार बार यहाँ पे आक्रमण होते रहते थे। लेकिन ये जो आक्रमण का दौर कब खत्म होता है, जब शशांक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। अब हमें देखना है वल्लभी गुजरात पर विजय। वल्लभी का शासक पुष्पभूतियों का यहाँ पे पुराना दुश्मन था। ठीक है, हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ युद्ध किया तथा उसे भी यहाँ पे पराजित कर दिया। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, वल्लभी गुजरात के शासक जो थे वो कौन थे, ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, तो इनका युद्ध वल्लभी में किसके साथ हुआ था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हर्षवर्धन के अन्य विजय की तरफ अगर देखते हैं तो उन्होंने सिंध पर विजय, उड़ीसा पर विजय, नेपाल तथा कश्मीर पे विजय भी प्राप्त किया था इन्होंने। और लास्ट में जाके हर्षवर्धन का पुलकेशिन द्वितीय के साथ संघर्ष होता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ संघर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे हर्षवर्धन की जो है दोस्तों वो यहाँ पे हार हो जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। हर्षवर्धन उत्तर भारत के प्रदेशों को जीतने के बाद दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा। ठीक है, जहां नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ था यहाँ पे, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हो गई और हर्षवर्धन की सीमा जो है उत्तर भारत तक ही सिमट कर यहाँ पे रह जाती है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय पे तो इन्होंने विजय प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, तो वो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पूछा जाता है, एक तो दक्षिण भारत की तरफ हर्षवर्धन के अभियान को किसने रोका था, तो वो पुलकेशिन द्वितीय ने। दूसरा कि यहाँ पे नदी के बारे में पूछ लिया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है वो किस नदी के तट पे युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध फ्रेंड्स नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, ये नोट्स है फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताती चल रही हूँ, वो आप एकदम से याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर्ष के अगर समकालीन शासक की बात की जाए तो यहाँ पे भास्कर वर्मन, जो वर्मन वंश या फिर कामरूप वंश जो के शासक थे, और कामरूप असम का पुराना नाम प्रयाग ज्योतिषपुर या फिर कामरूप भी वहाँ पे बोलते थे। पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का शासक था। इसकी राजधानी जो थी वो कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले के बादामी में थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो पुलकेशिन द्वितीय, ये भी हर्ष के समकालीन शासक के रूप में जाने जाते हैं। गौर वंशीय शासक ये शशांक। ठीक है, शशांक राजधानी जो थी वो कर्णसुवर्ण थी। ध्रुवसेन द्वितीय ये मैंने आपको बताया है, वल्लभी गुजरात का शासक था। इसे हर्ष ने पराजित किया था, लेकिन बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी फिर इससे ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दी थी, यानी कि दोनों में जो है फिर से मित्रता हो गई थी। ठीक है, अब हमें देखना है हेनसांग के बारे में, जो 629 से लेके 645 ईस्वी तक का इनका काल है। हेनसांग एक चीनी यात्री थे फ्रेंड्स, जो भारत में आए थे किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हेनसांग किसके काल में भारत आया था। ठीक है, या फिर हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, आपसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या है कि चीनी यात्री हेनसांग हर्ष के शासन काल में भारत आया।
वह नालंदा महाविहार, ठीक है, बौद्ध विश्वविद्यालय, यहाँ पे आप देख रहे हो कि नालंदा महाविहार यानी कि नालंदा महाविहार जो बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध था, ठीक है, में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य आया था। और आया किसके काल में था? हर्षवर्धन के काल में। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। और हेनसांग ने शूद्रों को कृषक यहाँ पे कहा है। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव तथा सूर्य के उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का ही परम भक्त था, लेकिन चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले ये शिव भक्त थे, कुल देवता इनके शिव भगवान थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और बाद में इन्होंने ये पूर्ण बौद्ध बन गए और बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा को इन्होंने संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैं आपको पीछे के वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं बता दे रही हूँ आंसर भी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी फ्रेंड्स, वो कुमारगुप्त प्रथम थे जो गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष जो थे वो बलपूर्वक यहाँ पे इन्होंने प्राप्त किए थे। तो ये कुछ पॉइंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन के काल की साहित्यिक रचनाओं के बारे में। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में अनेक विद्वानों का निवास था, जैसे बाणभट्ट, मयूर, मातंग दीवार। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे जहाँ से नाम हमेशा पूछे जाते हैं। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी। मयूर ने यहाँ पे सूर्य शतक की रचना की। तो ये बुक के नाम है, कुछ आप याद रखेंगे। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक यहाँ पे लिख दिए थे। तो ये भी एक पॉइंट है फ्रेंड्स जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हर बुक में ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन के काल में कर व्यवस्था के बारे में, यानी कि हर्षवर्धन के काल की व्यवस्था कैसी थी, कर कृषि की व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। हर्ष काल से 3 प्रकार के करों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे कर हैं। सबसे पहला हिरण्य, जिसे नकद कर के रूप में यानी कि पैसे के रूप में लिया जाता था। दूसरा भाग, ये कृषि उपज का 1/10 भाग होता था। और बलि जो है इसके बारे में पर्याप्त जानकारी यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है। अब हमें क्या देखना है, हर्षकालीन प्रशासन के बारे में। हर्ष को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके बाद पूरा भारत, एक तो पूरे भारत पे किसी एक वंश का शासन रहा नहीं। ठीक है, एक वंश का शासन रहा नहीं फ्रेंड्स, और पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वंश की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। तो पूरे उत्तर भारत को कम से कम हर्षवर्धन ने पूरे एक शासन के अंतर्गत लाया था इन्होंने, इसलिए इनको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मध्यकाल में यहाँ पे फिर से जो मुस्लिम शासक हैं जो अरब देश के हैं, ठीक है, इनका आक्रमण यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन वह ना तो कट्टर था ना ही पूरे देश का शासक, यानी कि ऐसा नहीं था कि ऐसा कहा गया है, बस कुछ विद्वानों का, कुछ इतिहासकारों का मानना है। लेकिन हर्षवर्धन के काल से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि उसने बस हिंदू धर्म का समर्थन किया और किसी धर्म का समर्थन यहाँ पे नहीं किया था। क्योंकि आपने देखा है कि हेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन भी महायान शाखा के बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। ठीक है, उसका शासन जो था उत्तर भारत तक ही सीमित था, ये पॉइंट आपको पता है। अब हर्ष के शासन काल के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला तो महाराज या महासामंत जो हर्ष के अधीनस्थ शासक थे, यानी कि हर्ष के जो अधीन शासक थे उन्हें महाराज या महासामंत कहा जाता था। सचिव या आमत, ये मंत्री परिषद के मंत्री थे। भुक्ति जो था फ्रेंड्स, वो प्रांत हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि भुक्ति प्रांत को कहते थे, यानी कि स्टेट, और स्टेट में जो भी व्यक्ति शासन करता था उनके लिए लोकपाल शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। उपरिक या फिर राष्ट्रीय की बात देखें तो भुक्ति का प्रशासक होता था ये। ठीक है, भुक्ति का यहाँ पे ये प्रशासक होता था। उसके बाद अगर हम देखें ग्रामा छपटलिक, तो ये ग्राम प्रशासन का प्रधान होता था।
चाट या भाट की तरफ देखते हैं तो ये पुलिसकर्मी होते थे। दंडपासिक या दांडिक ये पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। बृहदेश्वर ये अश्वसेना का अधिकारी था। और फिर बालाधिकृत ये पैदल सेना का अधिकारी था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के नाम है जिन्हें आप याद कर लेंगे। यहाँ से हर्षवर्धन काल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हर्षचरित के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सिंहनाद ये मुख्य सेनापति को कहते थे। अवंती ये शांति एवं युद्ध का मंत्री होता था। हर्षवर्धन काल में अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री होता था फ्रेंड्स। लेकिन अगर गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो वहां पे क्या था, संधि विग्रहक। तो आपसे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अवंती शांति एवं युद्ध के मंत्री थे किस काल के, ठीक है। तो हर्षवर्धन काल के। और संधि विग्रह की बात की जाए तो वो गुप्ता डायनेस्टी के यानी कि गुप्त काल के थे। स्कंदगुप्त हाथी यानी कि गज सेना का प्रमुख अधिकारी थे। ये कुंतल अश्व सेना के प्रमुख अधिकारी थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में हर्ष के समय यहाँ के कुलपति जो थे वो आचार्य शीलभद्र थे। मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नालंदा विश्वविद्यालय में हर्ष के समय के कुलपति जो थे वो कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे यहाँ पे। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हर्षवर्धन के काल में एक वर्ड बहुत प्रचलित है दोस्तों, महामोक्ष परिषद। ये क्या होता था चलिए जानते हैं। हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाते था, जिसमें प्रथम दिन बुध की, दूसरे दिन सूर्य की तथा तीसरे दिन शिव की पूजा की जाती थी। और चौथे दिन क्या किया जाता था फ्रेंड्स, यहाँ पे दान दिया जाता था। यानी कि हर 5वें वर्ष और 4 दिन का ये परिषद आयोजित होता था, जिसमें अलग अलग दिन पे, ये पॉइंट आपको एकदम से याद कर लेना है कि पहले दिन बुध की, दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन यहाँ पे शिव की पूजा की जाती थी। और जो अंतिम दिन यानी कि चौथा दिन होता था यहाँ पे, वहाँ पे क्या किया जाता था, दान दिया जाता था। जो गरीब लोग थे, जो ब्राह्मण थे, उनको यहाँ पे दान दिया जाता था। अब हमें क्या देखना है, हेनसांग छठे परिषद में यहाँ पे सम्मिलित हुआ था। और महामोक्ष परिषद के अलावा हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा का आयोजन भी किया था। ये पॉइंट मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हर्षवर्धन के काल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको एकदम से एग्जाम में आने वाले पॉइंट ही यहाँ पे दिए गए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो महामोक्ष परिषद ये प्रयाग में हर 5वें वर्ष करवाया जाता था, ठीक है। और हेनसांग छठे परिषद में यहाँ पे सम्मिलित हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो महामोक्ष परिषद के अलावा ये वर्ड पे आपका को ध्यान जाना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि महामोक्ष परिषद के अलावा हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा का यहाँ पे आयोजन किया था। ये प्रयाग की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। इसके अलावा कुछ अलग से पॉइंट है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती प्रभाकर वर्धन की साथी सती हो गई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ठीक है। और हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने कुछ दूत चीन भेजे थे तथा 643 ईस्वी में एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में यहाँ पे भारत भी आए हुए थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किससे संबंधित, हर्षवर्धन के काल से संबंधित। और इसी के साथ आपका जो गुप्तोत्तर काल है फ्रेंड्स वो खत्म होता है। आगे हम लोग सीधे कहाँ चलेंगे, कहाँ पे, दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ, जहाँ हमें सबसे पहले संगम साहित्य के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग पल्लव वंश, चालुक्य वंश, फिर चोल साम्राज्य आता है, फिर कुछ छोटे छोटे राजवंश हैं उनके बारे में वहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ अगले क्लास के साथ, अगले वीडियो के साथ, संगम साहित्य का संगम काल जो है आपका, वहाँ से दक्षिण भारत के इतिहास के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में, एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।